जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का टॉप 40 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें दोस्तों, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और आपको बताना कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे। अपना स्कोर जो है दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर लिखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में आपका बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा निकट आ चुका है और इतना कम समय में आप क्या पढ़ते हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और दोस्तों अब आपको वही पढ़ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए आप हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सेट 1, 2, 3, ठीक है, सेट 1, 2, 3 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया हूं। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप 5 सेट पढ़कर चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आप 200 क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं तो आपका 200 क्वेश्चन से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया का सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ था ये दजला और फरात, ठीक है, दजला और फरात 2 नदियों के बीचों बीच में हुआ था, तो ये इसलिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 नदियों के बीच की भूमि को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कौन से 2 नदियों के बीच में हुआ था, तो दजला और फरात नदी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों ये जो असीरिया सभ्यता थी इसकी राजधानी की बात करें तो बेबीलोन दोस्तों असीरिया सभ्यता की राजधानी थी, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सुमेर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ईंटों से बने शहर, पत्थरों से बने शहर, मिट्टी से बने शहर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ईंटे से बने शहर को दोस्तों सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये जो पट्टिकाएं पाई गई थी इनमें कौन कौन से ऐसे जानवर थे जिनके चित्र बने हुए थे दोस्तों, तो उसमें दोस्तों बैल का भी चित्र बना हुआ था, रोटी का भी चित्र बना हुआ था और मछलियां का भी चित्र बना हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कुम्हार के चौक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। दोस्तों ये जो कुम्हार की चौक का आविष्कार जो किया गया ये कौन सी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये कुम्हार का चौक का जो आविष्कार किया गया दोस्तों ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दोस्तों यह विश्व की प्रथम और सबसे पुराना एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल, यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रमुख शब्द जोड़ दिए गए ये क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं जो है ये मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसलों में से एक थी, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन कौन से फसलों का उत्पादन किया जाता था, तब वहां पर गेहूं भी किया जाता था, जौ भी किया जाता था और मटर भी किया जाता था, तो उस समय राइट आंसर होता है ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख पूछा है तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लेना रिवीजन के उद्देश्य से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से कोई भी आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। दोस्तों ये झूलते बाग है ये किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोनिया सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बेबीलोनिया की सभ्यता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे दोस्तों कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। दोस्तों ये जो बेबीलोन की सभ्यता थी वहां पर ये जो झूलते बाग का निर्माण कराया गया था ये कौन सा शासक के द्वारा कराया गया था दोस्तों, तो ये नबूवत नेजर के द्वारा कराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा नबूवत नेजर। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। दोस्तों इनमें से कौन सी पुस्तक है जहां पर ये जो जल प्लावन की घटना के बारे में बताया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा बाइबिल, ठीक है। बाइबिल में दोस्तों जल प्लावन की घटना के बारे में वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। दोस्तों ये जो मिस्र की सभ्यता का विकास है ये कौन सा नदी के किनारे हुआ दोस्तों, तो मिस्र की सभ्यता की बात करें दोस्तों तो इसका विकास कौन सा नदी के किनारे हुआ, तो नील नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नील नदी की बात करें दोस्तों तो यह विश्व का सबसे लंबा नदी, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा नदी यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो नील नदी जो दोस्तों यह विश्व का सबसे लंबी नदी में से एक है। यदि विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो दोस्तों यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों कि मेसोपोटामिया का सभ्यता का विकास कौन सा नदी के किनारे होता है, तो दजला और फरात, ठीक है, दजला और फरात ये मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास होता है। और सिंधु नदी की सभ्यता के ये जो सिंधु नदी इसके किनारे कौन सा सभ्यता का विकास होता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था। दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य है यहाँ पर नाइट किन्हें कहा जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वरोहियों को दोस्तों नाइट कहा जाता था, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। दोस्तों आपको बताना कि ये जो जब रोम जल रहा था तो कौन सा शासक रोम का था जो कि बांसुरी बजा रहा था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नीरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नीरो। जब रोम जल रहा था तो रोम का एक शासक था जो दोस्तों नीरो था जो कि बांसुरी बजा रहा था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेपीरस कहाँ पाया जाता था। दोस्तों ये जो पेपीरस था यह एक पौधा था, ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता था दोस्तों, तो ये नील नदी के किनारे पाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा नील नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रोम का इतिहास किसने लिखा। दोस्तों ये रोम का इतिहास है ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तो रोम का इतिहास की बात करें दोस्तों तो ये लिखा गया है टाइटस लिवी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा टाइटस लिवी। दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए हैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताना जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ दोस्तों यदि आपको आंसर याद होगा तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको वहाँ पे ध्यान चल जाना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको आपको याद होगा तब आप आसानी से कर पा रहे होंगे, इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। दोस्तों ये जुलाई माह है इसकी नाम की बात करें तो जुलाई से दोस्तों ज से जुलाई और ज से जूलियस सीजर, ठीक है, आप हिस्ट्री के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि जुलाई माह का जो नाम है ये जूलियस सीजर के नाम पर रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 3 मुख्य खिलाड़ी इनमें से कौन कौन से थे, तो राइट आंसर होगा 3 यहाँ पे पूछा है दोस्तों, तो तीनों का आप रहना जरूरी, ठीक है, तो सम्राट हो जाएगा राइट आंसर, अभिजात वर्ग भी हो जाएगा, सेना भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिनारियस क्या है। दोस्तों ये दिनारियस है ये क्या था दोस्तों, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों दिनारियस जो है यह एक चांदी का सिक्का था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चांदी का सिक्का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। दोस्तों इनमें से किसे जो है जो कि रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, लाल सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन सागर को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है, भूमध्य सागर को दोस्तों ये रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन डाइस के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों तो ये जो स्पेन है ये किस लिए प्रसिद्ध था, तो जूतेन का तेल के लिए काफी ज्यादा फेमस, काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पेपायरस या पेपीरस क्या था। दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों कि पेपायरस जो है यह एक पौधा था जो कि नील नदी के किनारे पाया जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। दोस्तों ये जो हजरत मोहम्मद साहब हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनकी जन्म की बात करें दोस्तों तो 570 ईसा पूर्व, ठीक है, 570 ईस्वी में दोस्तों सॉरी इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना, ठीक है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों, तो मक्का में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और इन्हें दोस्तों इस्लाम धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इनका वास्तविक नाम की बात करें दोस्तों तो यहमद जो है इनका वास्तविक नाम था, ठीक है, यहमद राइट आंसर होगा। हसन बात करें दोस्तों तो हसन ये इनका वास्तविक नाम नहीं था, ठीक है, हसन हुसैन इनके वास्तविक नाम नहीं था, वास्तविक नाम क्या था, तो यहमद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिम्मी किसे कहा गया है। दोस्तों ये जिम्मी है ये किसे कहा गया है दोस्तों, तो जिम्मी की बात करें दोस्तों तो जिम्मी कहा गया है ईसाइयों और यहूदियों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ईसाई और यहूदियों को क्या कहा गया है, तो जिम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। दोस्तों ये हिजरी संवत है इसकी प्रारंभ की बात करें, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 622 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों ये अल बिरूनी थे, इन्होंने कौन से पुस्तक की रचना किए थे दोस्तों, तो अल बिरूनी की बात करें तो इन्होंने दोस्तों तहकीक ये हिंद की रचना किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों ये नई फारसी कविता है इसकी जनक की बात करें तो इसकी जनक किसे माना जाता है दोस्तों, तो इसकी जनक रुद्की को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, रुद्की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भूगोलवेता कौन थे। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन है जो कि एक भूगोलवेता है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा अल ख्वारिज्म में, ठीक है, अल ख्वारिज्म में जो है दोस्तों यह एक भूगोलवेता थे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यदि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम आपसे पूछा जाए दोस्तों तो इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो खदीजा इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खदीजा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोहम्मद साहब की बेटी का नाम क्या था, तो फातिमा जो है दोस्तों इनकी बेटी का नाम था, और इनकी दोस्तों माँ का नाम क्या था, तो अमीना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था, बेटी का नाम फातिमा था और पत्नी का नाम खदीजा था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया। दोस्तों किसके द्वारा ये जो दूरबीन और कुतुबनुमा है इसका आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया, तो चीनियों के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है, चीनियों। अगला क्वेश्चन है कि गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, इसलिए गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लुई 14वें के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया। दोस्तों ये लुई 14वां है इसके निरंकुशतम राजतंत्र को इनमें से किसके द्वारा संभव बनाया गया था, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रिस्लू और मेजारिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। दोस्तों ये सामंती व्यवस्था है इसकी मुख्य आधार की बात करें तो इसका मुख्य आधार क्या होता था, तो सेवा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सेवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा दोस्तों कि डॉन क्विजोट, ठीक है, डॉन क्विजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर ये नाइटों के बारे में यहाँ पे चित्रण और प्रमुखता किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था। दोस्तों ये रोमन चर्च है इसकी प्रधान की बात करें दोस्तों तो पोप जो है दोस्तों ये रोमन साम्राज्य का रोमन चर्च का प्रधान होता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, तो पोप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टाइथ किस प्रकार का कर था। दोस्तों टाइथ जो है ये कर था, ठीक है, लेकिन ये कैसा कर था दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो टाइथ जो है दोस्तों यह एक धार्मिक कर हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों ये धर्म सुधार आंदोलन है इसके सर्वप्रथम प्रवर्तक की बात करें तो इसके सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, तो मार्टिन लूथर राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से, ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों मैंने आपको अभी तुरंत बताया दोस्तों कि जो धर्म सुधार आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया, क्या पूछे गया आपसे कि सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। दोस्तों ये सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था थी, इसकी सबसे छोटी इकाई की बात करें दोस्तों तो सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो नाइट जो है दोस्तों ये सामंतवादी की सबसे छोटी इकाइयों में से एक थी, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी। दोस्तों जो गुलाबों की लड़ाइयाँ हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या फिर रूस में। तो दोस्तों गुलाबों की लड़ाइयाँ की बात करें तो यह इंग्लैंड में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। दोस्तों ये डिवाइन कॉमेडी है इसके लेखक की बात करें दोस्तों तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दांते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, दांते। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, और दोस्तों यदि आपने सेट 1, 2 और 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं दोस्तों, आप उस वीडियो को भी देख ले, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, और यदि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट और जितने भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, तो आपका 40 क्वेश्चन में से कितने के ऐसे क्वेश्चन है जिसका स्कोर आप सही से कर पाए, इसका भी आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी रात को बज रहा है दोस्तों 12:20 आप देख सकते हैं, और मैं आप सभी के लिए इतना रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।